चलिए भाई देखिए, लिखिए मीनिंग्स लिखिए सबसे पहले। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो वाले लिख लेते हैं पहले, देख लीजिए। पेंसिल रखिएगा साथ में, जो हैं वो लिख लीजिएगा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक का मतलब है यहाँ पर टकराने से, टकराओ टकराओ टकराओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टकराओ टकराओ टकराओ। इसके नीचे वाली लाइन में है दाई, दाई यानी योर कोल्ड ग्रे स्टोन्स, कोल्ड कठोर, ग्रे पुराने, स्टोन्स पत्थर यानी कि चट्टानों के लिए आया है। पुरानी जो समुद्र के तट पर आपने देखा होगा, पुरानी जो कठोर चट्टानें पड़ी रहती है, जो पत्थर पड़े रहते हैं वो। सी यानी समंदर। इसके नीचे है आई वुड दैट माई टंग, टंग यानी कि जीभ, अटर, अटर यानी बोलना, स्पीक, अटर, अटर मीन्स स्पीक, बोलना। इसके नीचे वाली लाइन में है थॉट्स, विचार, अराइज उत्पन्न होना। इसके नीचे वाली लाइन में आइए, ओ वेल, ये जो एक्सप्रेशन आया है ओ वेल, ये एक्सप्रेशन यहां पर शो कर रहा है हाउ फॉर्चुनेट। ओ वेल, अरे, वेल यानी कितना अच्छा है, यानी अरे देखो कितनी अच्छी बात है, यानी ये चीज़ जो है ना, जो उन्होंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, अरे देखो कितनी अच्छी बात है, ये एक्सप्रेशन उन्होंने यूज़ किया है हाउ फॉर्चुनेट, यानी कितना, देखो कितना भाग्यशाली है। हाउ फॉर्चुनेट, कितना भाग्यशाली है। कौन? द फिशरमैन्स बॉय, वो मछुआरे का जो लड़का है वो कितना भाग्यशाली है। हाउ फॉर्चुनेट ही इज, तो ओ वेल यहाँ पर शो कर रहा है हाउ फॉर्चुनेट को, कि वो कितना भाग्यशाली है वो मछुआरे का लड़का। फिशरमैन्स बॉय, मछुआरे का लड़का। दैट ही शाउट, शाउट यानी चिल्लाना। विद हिज सिस्टर, सिस्टर यानी उसकी बहन। एट प्ले, खेलते हुए, एट प्ले मीन्स खेलते हुए, जो गेम वो खेल रहे हैं उस दौरान। इसके नीचे वाली लाइन में फिर से ओ वेल आया है, ओ वेल, ये भी चीज यहां पर शो कर रही है हाउ फॉर्चुनेट, यानी वो देखो कितना भाग्यशाली है। ओ वेल, हाउ फॉर्चुनेट। सेलर, नाविक, लेड यानी कि बालक, सेलर नाविक और लेड यानी कि बालक, छोटा बालक। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट, सिंग यानी कि गाना, इन हिज बोट यानी कि नाव, उसकी नाव में। ऑन द बे, बे मीन्स खाड़ी, यानी उस समंदर के ऊपर, समंदर के ऊपर वो नाविक जो है वो नाव चला रहा है, उस नाव में उसका बालक, उसका बच्चा बैठा हुआ है और वो गा रहा है, एक गीत गुनगुना रहा है। बे खाड़ी यानी कि वो समंदर के ऊपर। इसके नीचे आइए आप, स्टेटली, शानदार, स्टेटली बड़े बड़े शानदार, शिप यानी कि जहाज। गो ऑन, आगे बढ़ना, चलते रहना। गो ऑन, आगे बढ़ना, चलते रहना। टू देयर हेवन, टू देयर हेवन, अंडर द हिल, टू देयर हेवन यानी अपनी मंजिल की ओर। टू देयर हेवन अंडर द हिल, अब अपनी मंजिल की ओर मतलब बंदरगाह की ओर, क्योंकि जहाज किधर जाता है? बंदरगाह की तरफ। टू देयर हेवन अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे। बट ओ, अब यहां पर ये जो ओ वाला एक्सप्रेशन आया है, बट ओ, ये आया है दुख व्यक्त करने के लिए। ऊपर देखो ओ वेल, यहां पर खुशी व्यक्त की है, ओ वेल, नीचे भी खुशी व्यक्त की है, लेकिन यहां पर है बट ओ, लेकिन अरे, यानी कि यहां पर इसके माध्यम से वो दुख प्रकट कर रहे हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट, ऊपर के लिए तो कह देंगे हम हाउ फॉर्चुनेट, कितना भाग्यशाली है, और नीचे के लिए कहेंगे हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्यशाली हूं। खुद के लिए बात कर रहे हैं वो, अपने लिए। फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, टच यानी कि छूना, वेनिस्ड हैंड गायब हो चुका, वेनिस्ड मतलब गायब हो चुका, हैंड यानी कि हाथ। क्या हुआ? क्या? अच्छा, हाँ, राइट राइट, सर्फ आता है कपड़े धोने के लिए, वैनिश, हाँ, तो वो भी गायब कर देता है सारे, हाँ,
दाग धब्बों को, उसी तरह से ये वैनिश का मतलब भी गायब हो जाना होता है। वैनिश यानी कि गायब हो चुका होना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। और हैंड यहाँ पर आया है उनके फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए, यानी कि गायब हो चुका हाथ। अब गायब हो चुका हाथ, जो हाथ है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये एक शरीर का छोटा सा हिस्सा है जो पूरे शरीर को सिंबलाइज कर रहा है। इसका मतलब सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है उन्होंने। याद है ना, सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। जब किसी भी कोई भी एक बड़ी चीज का कोई भी छोटा सा हिस्सा, उसका इस्तेमाल जब किया जाता है उस पूरी चीज को सिंबलाइज करने के लिए, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पर हाथ जो है पूरी बॉडी को सिंबलाइज कर रहा है। तो आर्थर हेलम के लिए बात कर रहे हैं वो यहाँ पर, है ना। आर्थर हेलम जो है वो अब कहीं ऐसी मृत्यु के संसार में कहीं छिप गए हैं कि वो दोबारा में उनको टच नहीं कर सकता, उनके हाथ को छू नहीं सकता। तो सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच है वेनिस्ड हैंड, गायब हो चुका हाथ। नीचे आइए, द साउंड ऑफ अ वॉइस, साउंड यानी कि आवाज, वॉइस यानी कि उस व्यक्ति की आवाज, साउंड यानी कि ध्वनि। किसकी ध्वनि? उस आवाज की ध्वनि जो गायब हो चुकी है। इसका मतलब आर्थर हेलम पहले तो जिंदा थे, तो पहले जब वो उनसे बात किया करते थे तो उनकी आवाज़ों की जो ध्वनि थी, वो जब बोला करते थे तो वो जो ध्वनि थी वो उनके कानों में गूंजती होगी। तो उसी के लिए आया यहाँ पर साउंड ऑफ अ वॉइस, यानी कि उनके बोलने की ध्वनि। दैट इज स्टिल, स्टिल यानी कि शांत, वो अब शांत हो गई है, यानी कि वो अब बोल नहीं सकती। आर्थर हेलम अब उनसे दोबारा बात नहीं कर सकते, वो ध्वनि, वो आवाज़ शांत हो गई है आर्थर हेलम की। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर से यहाँ पर आया टकराव टकराव टकराव। एट द फुट, निचले हिस्से पर, फुट का मतलब निचला हिस्सा। दाई, दाई यानी योर। क्रैग, क्रैग यानी कि क्रैग यहाँ पर मतलब है खड़ी जो चट्टान होती है। स्टीप रॉक, खड़ी जो चट्टान होती है, बिल्कुल एकदम खड़ी जो चट्टान होती है, उसके निचले हिस्से से आकर के ओ लहरों तुम टकराओ। लहरों को यहाँ पर एड्रेस करते हुए कह रहे हैं वो कि ओ लहरों तेजी से बहकर के आओ और वो जो खड़ी चट्टानें जो समंदर के तट पर रखी हुई है उसके निचले हिस्से से आकर के तेजी से टकराओ, तेजी से टकराओ, तेजी से टकराओ, ये कह रहे हैं वो। ओ सी, ओ सी मतलब समंदर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं वो, ओ समंदर की लहरों। ओ सी से मतलब है ओ समंदर की लहरों। एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स, इसके नीचे आइए आप, बट द टेंडर ग्रेस, टेंडर ग्रेस, टेंडर ग्रेस को अंडरलाइन करके लिखिए हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, बट द टेंडर ग्रेस, हैप्पी मोमेंट्स। Day that is dead will never come back to me। ठीक है भाई, ये हो गए मीनिंग्स इसके कंप्लीट। देखिए भाई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इस पोएम का जो सीन है वो क्लेवडन चर्च का है, और ये क्लेवडन चर्च क्लर्डन नाम की एक जगह है जो एक वाटरिंग प्लेस है ब्रिस्टल चैनल के नज़दीक। वहाँ पर जो है एक पहाड़ी के ऊपर ये चर्च स्थित है, क्लेवडन चर्च, क्लर्डन नाम की जगह पर ब्रिस्टल चैनल के नज़दीक में। और उस चर्च में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फ्रेंड हैं आर्थर हेलम, उनको दफनाया गया है। सीन ये है कि वो उनकी कब्र के ऊपर, उनकी ग्रेव के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं और आसपास के वातावरण को जो है देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्या लिखते हैं वो आसपास के वातावरण को देख करके? अब देखो, सामने जो समंदर था, सामने जो महासागर था, सामने जो ब्रिस्टल चैनल था, वहाँ से लहरें बहुत तेज़ी से जो है बह कर के आकर के समंदर के किनारे पर पड़े हुए, बहुत पुराने, बहुत लंबे टाइम से जो पड़े होंगे, तो बहुत सारी चट्टानें, पत्थर के टुकड़े जो है वहाँ पर पड़े होंगे, तो वो तेज़ बह कर के आती है और बह कर के आकर के जो है उनसे टकराती है। तो तेज़ी से जब लहरें बार बार बह कर के आ रही थी, टकरा करके वापस जा रही थी, बार बार बह कर के आ रही थी, टकरा करके वापस जा रही थी, इस नज़ारे को जब पोइट ने देखा, इस सीन को जब पोइट ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जब देखा, तो उस सीन को देख करके उनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आई, अंदर ऐसा फील हुआ कि शायद ये समंदर जो है
बहुत तेज़ी से जो बह कर के आ रहा है लहरों के रूप में, और इतनी तेज़ी से आकर के जो इन चट्टानों से पत्थरों से टकरा रहा है, तो ऐसा करके ये अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है या अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से ये अपने गुस्से या ग्रीफ को अपने इन पत्थरों से टकरा करके जो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, इसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन मैं पोइट होने के बावजूद अपनी इनरमोस्ट फीलिंग्स, अपने ग्रीव्ड हार्ट को जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्रेशंस के रूप में, फीलिंग्स के रूप में जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कितना अनफॉर्चुनेट पर्सन हूँ मैं, ये वो कहते हैं। देखिए अब समंदर को एड्रेस करते हुए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं, ओ सी, ओ समंदर की लहरों, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, कि इसी तरह से जो है अपने किनारे पर पड़े हुए काफ़ी पुराने और मजबूत इन चट्टानों से, इन पत्थरों से आकर के इसी तरह से ज़ोर से टकराओ टकराओ टकराओ, और ऐसा करके तुम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने गुस्से या अपने क्रोध को जो है इस चट्टानों से टकरा करके एक्सप्रेस कर रही हो। कितनी भाग्यशाली हो तुम कि तुम जो है अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को इन चट्टानों से आकर के, बह कर के आकर के इनसे टकरा करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हो। कितनी भाग्यशाली हो तुम। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ दैट आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, और इस दृश्य को देख करके मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर की जो भावनाएं जो मेरे अंदर उठ रही है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स मेरे अंदर पैदा हो रही है, जो विचार मेरे अंदर अराइज हो रहे हैं, काश मैं भी मेरे विचारों को जो है इतना ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर पाता जिस तरह से तुम अपनी फीलिंग्स को इन पत्थरों से आकर के टकरा करके और एक्सप्रेस कर रही हो। काश मैं भी जो है अपने अंदर उठने वाली फीलिंग्स को, अपने अंदर पैदा होने वाली भावनाओं को इतनी ही बढ़िया और आसानी से जो है काश एक्सप्रेस कर पाता। इसके बाद उनकी नज़र जो है समंदर के किनारे खेलते हुए किसी मछुआरे के लड़के पर पड़ती है जो अपनी बहन के साथ वहाँ पर खेल रहा था समंदर के किनारे। तो उसको खेलते हुए देख करके वो कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। वो कहते हैं उसकी तरफ देखते हुए कि वो जो मछुआरे का लड़का है वो कितना भाग्यशाली है कि वो समंदर के किनारे अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला करके जो है अपने अंदर की फीलिंग्स को बढ़िया तरीके से जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने अंदर की फीलिंग्स को जो है, जो भी मेरे मन में फीलिंग्स है, उस फीलिंग को मैं पोइट होने के बावजूद जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली तो वो मछुआरे का लड़का है जो अपनी बहन के साथ समंदर के किनारे पर खेल रहा है और अपनी फीलिंग्स को, जो भी उसके मन में आ रहा है, उस फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर रहा है। कितना भाग्यशाली है वो। आगे फिर कहते हैं वो, Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay। इसके बाद उनकी नज़र जो है उसी महासागर में या उसी समंदर में तैरती हुई एक नाव के ऊपर, एक बोट के ऊपर पड़ती है जिसमें एक नाविक और उसका लड़का जो है बैठा हुआ था, और वो उसका लड़का जो था वो कोई गीत गुनगुना रहा था। तो उसको देख करके, उसकी गीत को सुन करके वो कहते हैं यहाँ पर कि ओ वेल फॉर द सेलर लैड, कि वो जो समुद्री नाविक है, वो उसका जो लड़का जो उस बोट में बैठ कर के गीत गुनगुना रहा है, गीत गा रहा है, वो कितना भाग्यशाली है। मुझसे अधिक कहीं भाग्यशाली तो वो लड़का है जो अपनी नाव में उस महासागर में तैर रही है या उस समंदर में तैर रही है, वो अपनी बोट में बैठ करके जो है कितना सुंदर तरीके से गीत गुनगुना रहा है, कोई धुन गा रहा है। मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली तो वो है जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस तो कर पा रहा है कम से कम। लेकिन मैं तो कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं एक पोइट होने के बावजूद अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को जो है डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली तो ये समंदर की लहरें हैं, मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली तो वो नाविक का लड़का है या वो मछुआरे का लड़का है जो वहाँ पे खेल रहे हैं। कम से कम वो अपने अंदर उठने वाली फीलिंग्स को किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं।
लेकिन मैं जो है एक पोइट होने के बावजूद कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कितना अनफॉर्चुनेट पर्सन हूँ मैं। आगे वो कहते हैं, इसी बीच उनकी निगाह जो है उसी समंदर में से गुजरते हुए जो है जहाज़ों के ऊपर पड़ती है। जो पानी के जहाज़ वहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे उनके ऊपर पड़ती है। और उन शानदार जहाज़ों को देख करके वो कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और इसके बाद वो आगे यहाँ पर कहते हैं कि सामने जो उस समंदर में से होकर के बहुत ही बड़े और शानदार जहाज़ जो अपनी यात्रा को पूरा करके कहीं से लौट रहे थे, और किधर जा रहे थे, पहाड़ी के नीचे बने हुए उस बंदरगाह पर लौट रहे थे। यानी कि इसी बीच उनको जो है समंदर में से बहुत शानदार पानी के बड़े बड़े जहाज़ जो है कहीं से लौटते हुए जो है दिखाई दिए। और कहाँ जा रहे थे वो? पहाड़ी के नीचे बने हुए बंदरगाह पर जा रहे थे। तो वो उन जहाज़ों को देख करके कहते हैं कि ये शानदार जहाज़ अपनी यात्रा पूरी करके जो है देखो किस प्रकार से बंदरगाह की तरफ लौट रहे हैं, अपनी यात्रा पूर्ण करके और बंदरगाह पर लौट रहे हैं। लेकिन बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। लेकिन कितना भाग्यशाली मैं हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली मैं हूँ। ओ बट ओ, लेकिन अरे देखो कितना दुर्भाग्यशाली मैं हूँ कि फॉर, क्योंकि द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, क्योंकि मेरा जो मित्र है जो अब हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला गया है मुझसे दूर, उसके टच को जो है उसको मैं कभी दोबारा छू नहीं पाऊंगा, उसको मैं कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है कभी जो है मुझे ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि मैं उसकी आवाज़ को जो है फिर से सुन सकूँ, जो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा जो मित्र है, मेरा जो फ्रेंड है, जो कभी अब वो किसी ऐसी यात्रा पर चला गया है जहाँ से वो कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। यानी कि ये पानी के जहाज़ तो अपनी यात्रा पूरी करके जो है लौट आए हैं और जो है वापस आकर के बंदरगाह पर आ गए हैं, अपनी यात्रा पूरी करके वापस जो है बंदरगाह पर आ गए हैं। लेकिन मेरा फ्रेंड जो है वो किसी ऐसी लंबी यात्रा पर चला गया है जो अब कभी लौट करके नहीं आएगा। वो कभी, ये जहाज़ तो लौट करके आ गए लेकिन वो कभी जो है लौट करके नहीं आएगा। और कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं जो है दोबारा मेरे उस मित्र को कभी छू नहीं पाऊँगा, कभी उसकी आवाज़ को दोबारा सुन नहीं पाऊँगा। कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं। इसीलिए वो लास्ट में फिर से कहते हैं, ब्रेक 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 एट द सी एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी। इसीलिए वो फिर से कहते हैं कि ओ समंदर की लहरों, तुम तो अपने निचले हिस्से पर, अपने किनारे पर, अपने निचले हिस्से पर पड़ी हुई उन कठोर चट्टानों के टुकड़ों से जो है, उन पत्थरों से जो है आकर के इसी तरह से टकराती रहो, टकराती रहो, टकराती रहो और अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करती रहो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो टेंडर ग्रेस है, यानी मेरी लाइफ के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो सारी तमाम खुशियों से भरी हुई यादें जो मैंने अपने दोस्त के साथ जी थी, वो सारी तमाम मेमोरीज़, वो सारी तमाम खुशियाँ जिनमें मेरा दोस्त मेरे साथ था, वो दिन तो अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। क्योंकि ना तो मेरा मित्र अब वापस लौट करके आएगा और ना ही वो खुशियों के दिन अब वापस लौट करके मेरे पास आएंगे। ये है पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम, जो खुद भी एक पोइट था, उसकी याद में लिखी है। पेस्टोरल एलिजी, ये भी एक एलिजी है, एलिजी का एग्जाम्पल है ये भी। दुख से भरी हुई पोएम है। और हाँ, एलिजी का एग्जाम्पल है ये पोएम, है ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। छोटी सी पोएम है, सिंपल सी पोएम है। ठीक है भाई, है ना।